Good evening everyone. Today we will be discussing conditional sentences, a very important topic from the point of view of बैंक एंड एसएससी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बैंक और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 से लगभग 40 तक। लेकिन उसके पहले हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा समझ लें, तभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हमें क्या है, काफी दिक्कत जाएगा। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द थ्योरी ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड देन विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिगिन करते हैं। पहले यहां पर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस का मतलब थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद देन विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। तो अब कंडीशनल सेंटेंस पहले हम लोग समझ लें कि व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस, कि भाई कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन अ कंडीशन, यानी ऐसे वाक्य जो किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होंगे, उन्हें हम कौन से सेंटेंसेस कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे हम बोलेंगे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। तो यहां रेस जीतना किस पे डिपेंडेंट है, हमारा तेज दौड़ने पे। यानी यहां जो हमारा यू विल विन द रेस है, जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, इफ यू रन फास्ट कंडीशन पे। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, जिसमें हमारा जो रिजल्ट है वो किस पे बेस्ड होता है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। याद रखिए, रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन। अब अगर हम लोग बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसमें क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉजेस। देयर आर क्लॉजेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस होते हैं, देयर आर क्लॉजेस। अब जो क्लॉजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक डाउट ये आ रहा होगा सर मन में कि ये क्लॉज क्या होता है भैया, व्हाट इज अ क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, लेकिन उसके पहले क्लॉज किस चिड़िया का नाम है। तो बहुत सिंपल है, क्लॉज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज क्या होता है, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट दिया होगा और एक क्या दिया होगा, वर्ब दिया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। समझ में आ रही बात। जैसे यहां अगर हम लोग देखें इफ यू रन फास्ट, ये क्या है, वर्ड है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें एक सब्जेक्ट दिया है और एक वर्ब दिया है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, क्लॉज पड़ गया। यू विल विन द रेस, अगेन ये भी देखें तो ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड्स है, 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लॉज पड़ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। अब यहां पर दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है क्या, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट है, विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज के स्टैंड नहीं कर सकता, कोई मीनिंग नहीं देगा अगर इसमें क्या ना जोड़ा जाए, प्रिंसिपल क्लॉज ना जोड़ा जाए। अब देखते हैं प्रीवियस एग्जांपल में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या था और प्रिंसिपल क्लॉज क्या था। जैसे इफ यू रन फास्ट, इसको अगर हम सेपरेटली बोलेंगे तो क्या ये मीनिंग देगा, अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे, इसको अगर हम लोग सेपरेटली बोलेंगे तो ये मीनिंग नहीं देगा, अधूरा मालूम पड़ेगा, इनकम्प्लीट मालूम पड़ेगा। हेंस ये हमारा कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दिस इज अवर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू विल विन द रेस, ये अगर हम सेपरेटली बोल रहे तो मीनिंग दे रहा है, तुम रेस जीत जाओगे, मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो दो क्लॉज हो गए, एक सबऑर्डिनेट हो गया और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तभी कंप्लीट है जब उसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ा जा रहा है, यानी अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, तुम रेस जीत जाओगे जब ऐड किया, व्हेन वी एडेड यू विल विन द रेस, देन दिस इज गिविंग मीनिंग इफ यू रन फास्ट। तो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी।
अब एक डाउट ये आ रहा होगा, सर हम कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और भाई इसी पार्ट को सबऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है? लेट अस गेट डीप इनटू दिस। देखिए यहां जो हमारा दे रखा है इफ दे रखा है, इफ यानी कंजंक्शन दे रखा है। जब हमने कंजंक्शन ऐड किया है तो हमें इसे दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर, तो यहां जब हमने अगर ऐड किया यानी कंजंक्शन, तो हमें उसको दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस दिए होंगे। क्या दिए होंगे? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अगर आप इतनी सारी टर्मिनोलॉजी नहीं याद रख पा रहे, कंफ्यूज हो जा रहे, तो आप ऐसे समझिए कि कुछ की वर्ड्स के बाद जो क्लॉज आएगा वो सब ऑर्डिनेट होगा। वैसे तो इनका नाम क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रख लो कि कुछ कीवर्ड्स के बाद अब कौन से कीवर्ड्स हैं देख लो, जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सून एज, इन केस, एज सून एज लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, provided that, when, before, after, provided that, इनके बाद आने वाला क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, याद रखिएगा। अब ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, हमें क्लियर हो गया कंडीशनल सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। अब आते हैं जिस पे मेन क्वेश्चंस आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मेन यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो किस पे पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनल पे। और हमारा जो पहला टाइप ऑफ कंडीशनल होता है वो होता है फर्स्ट कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल। अब देखिए जैसे कि नाम है इसका फर्स्ट कंडीशनल, तो इसमें फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी इफ क्लॉज में या सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि नाम है फर्स्ट कंडीशनल, तो फॉर्म कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। क्लियर है? प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। अब ये फर्स्ट कंडीशनल यूज कहां करेंगे, व्हेन वन फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर। जब एक भविष्य की घटना दूसरे भविष्य की घटना पर डिपेंडेंट होगी। अब कहेंगे सर इतना सारे ये थ्योरी हमें याद कैसे होगी, हम क्या करें? भाई आपने तो बता दिया कि इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आएगा, इधर विल आएगा, हम तो एग्जाम में फंस जाएंगे। आपको इतना सब याद ही नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है फर्स्ट कंडीशनल में कभी भी दो विल का यूज नहीं होगा। इसी पे एरर आने वाला है एग्जाम में, इसी पे एरर आएगा। फर्स्ट कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा, मतलब जहां हमने एक वाक्य में कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो विल का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा, यही एरर होता है। कैसे समझते हैं? देखिए जैसे सपोज करिए मैंने लिखा इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब देखिए इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां मैंने कितने विल का यूज किया, दो विल का यूज किया। कितने विल का यूज किया, दो विल का। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि इफ में आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, और प्रिंसिपल क्लॉज में विल या शैल आना चाहिए। लेकिन इधर हमने दोनों तरफ विल यूज किया है, इफ वाले पार्ट में भी विल आ रहा है और प्रिंसिपल वाले पार्ट में भी विल आ रहा है। तो यहां क्या करेंगे, इफ वाले पार्ट में जो विल है उसको रिमूव कर देंगे। समझ में आई बात, क्लियर हुई ये चीज? तो जब भी हमारा फर्स्ट कंडीशनल में दो विल का यूज नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, इफ यू विल इफ यू विल, जैसे हमने लिखा यहां पर फॉर एग्जाम्पल as soon as
I shall reach there, I shall inform you. As soon as I shall reach there, I shall inform you. अब देखिए क्या ये सेंटेंस सही होगा? अब यहां पर as soon as I shall reach there, I shall inform you, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने किसका यूज किया? दो शैल का। जैसे यहां as soon as I shall reach there, एक शैल का यूज किया, फिर I shall inform you अगेन दूसरे शैल का यूज किया, यानी दो शैल आ रहे हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट कंडीशनल का रूल कहता है कि कभी भी दो विल या दो शैल का यूज नहीं करना है। तो यहां पर हम लोग as soon as के बाद वाला, क्योंकि as soon as के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें क्या इसको हटा देंगे? शैल को हटा देंगे। विल रिमूव ऑफ स्ट्राइक ऑफ शैल। कोई डाउट उसमें? एक और क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे हमने बोला when you will solve this, when you will find out solution to this problem, you will be able to solve it. When you will find out solution to this problem, you will be able to solve it. क्या ये सही होगा? अब देखिए यहां पर अगेन हमने दोनों तरफ विल यूज किया, व्हेन वाले पार्ट में भी विल है, इधर भी विल है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। व्हेन यू फाइंड आउट, ये पहले वाले विल को हटा देंगे। पहला वाला मतलब कहने के बढ़िया सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, पहला वाला कहने के बजाय सबऑर्डिनेट वाला। व्हेन के बाद वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो यहां हम लोग विल को रिमूव कर दे रहे हैं। कोई डाउट? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट कंडीशनल में दो विल का यूज नहीं होगा। इफ में सिंपल प्रेजेंट, सबऑर्डिनेट में सिंपल प्रेजेंट, प्रिंसिपल में विल शैल प्लस V1 आएगा। तो यहां पर हमने देखा इफ में विल को हटा दिया हमने, एज सुन एज के बाद शैल को हटा दिया, व्हेन के बाद विल को हटा दिया, बिकॉज यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक फ्यूचर की घटना दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस मिलेगा। कब सक्सेस मिलेगा? यदि तुम मेहनत करोगे। तो यहां सक्सेस मिलना किस पे डिपेंडेंट है? मेहनत करने पे। यानी एक भविष्य की घटना दूसरे पे डिपेंडेंट है। As soon as I shall reach there, I shall inform you, जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तो इन्फॉर्म कब कर देंगे? जब पहुंचेंगे। तो यहां एक फ्यूचर दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब तुम सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व कब कर लोगे प्रॉब्लम को? जब तुम सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। यानी एक भविष्य की घटना दूसरे पर डिपेंडेंट है इस केस में। कोई डाउट इसमें? अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन हम लोग सेकेंड और थर्ड कंडीशनल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहां जैसे मैंने लिखा, कैसे क्या लिखा मैंने? आई शैल टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब आप एरर तो समझ गए होंगे, लेकिन शायद गलती कर दोगे। देखते हैं आप वो गलती करोगे कि नहीं करोगे। आई शैल टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। किस पार्ट में एरर होगा? अगर इसको मैं पार्ट वाइज डिवाइड करता, फर्स्ट पार्ट में होता, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, कि कोई एरर नहीं होता फिफ्थ पार्ट, तो किस में एरर होता? इसमें एरर होता इन द फोर्थ पार्ट। इन केस इट विल रेन नहीं, इन केस इट रेन्स। अब आप कहोगे सर लेकिन आपने तो पहले वाला कहा था। मैंने पहला वाला नहीं कहा था, मैंने कहा था सब ऑर्डिनेट वाला। और यहां जो इन केस है वो सेंटेंस में कहां यूज हो रहा है? मिडिल में यूज हो रहा है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहां आ रहा है? बाद में आ रहा है। इसलिए यहां सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट। और दिमाग लगाओ खुद भी, मैं अम्ब्रेला ले जाऊंगा। कब अम्ब्रेला ले जाऊंगा? यदि बारिश हुई तो अम्ब्रेला ले जाने की आवश्यकता कब पड़ेगी? अगर बारिश हुई तो। यानी यहां पर फर्स्ट फ्यूचर क्या होगा कि बारिश का होना, और फिर होगा अम्ब्रेला ले जाना। कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन से और देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। I shall wait here until you will return. मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक आप लौट नहीं आते। तो यहां पर फर्स्ट फ्यूचर क्या होगा? लौटना। तब तक आप इंतजार करेंगे।
या और दूसरी चीज बहुत सिंपल, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अंटिल के बाद वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, यानी विल का यूज नहीं होगा। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। व्हेन वी विल हीट वाटर to 100 डिग्री सेल्सियस it will boil, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, when we heat water at 100 डिग्री सेल्सियस it boils। क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? when we heat water at 100 डिग्री सेल्सियस it boils। अब ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर कैसे, आपने तो बताया था व्हेन वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, हीट, तो इधर तो इट विल बॉयल होना चाहिए ना, बिकॉज सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट, प्रिंसिपल में फ्यूचर, तो उस अकॉर्डिंग तो ये चीज गलत हो जा रही है हमारी, नहीं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ में फर्स्ट कंडीशनल अप्लाई नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ में फर्स्ट कंडीशनल अप्लाई नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ में दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगा, दोनों तरफ सिंपल रहेगा, सबऑर्डिनेट में भी और प्रिंसिपल में भी। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो पानी उबल जाता है, ना कि जाएगा, बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल बेस्ड सेंटेंस, एंड फैक्चुअल बेस्ड सेंटेंस में वी विल नेवर अप्लाई विच थिंग, फर्स्ट कंडीशनल। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट कंडीशनल इज नॉट अप्लाइड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट कंडीशनल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, सेकंड कंडीशनल की तरफ। और सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सेकंड कंडीशनल कहता है इफ क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ V2, चाहे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोले चाहे इफ क्लॉज, दोनों एक ही चीज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इफ वाले, अगर क्लॉज वगैरह ना याद रहे तो बस याद रखना इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ विल का पास्ट क्या होता है, वुड, वो आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कहां यूज होता है, अनरियल फ्यूचर, अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर को दिखाने के लिए। कहेंगे सर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी पता है, तो आपको इसको याद करने के लिए क्या करना चाहिए, ये समझिए कि इमेजिनरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इमेजिनरी, मतलब जहां पर भी बेबुनियादी बातें, अनरियल बातें होंगी वहां पर हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशनल। कैसे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इफ आई लिव्ड नियर योर हाउस, किसी निब्बा ने कहा अपनी निब्बी से, क्या कहा, अगर मैं तुम्हारे घर के पास रहता तो तुमसे अक्सर मिलने आता। इफ आई लिव्ड नियर योर हाउस। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या निब्बा का घर निब्बी के करीब है क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, बेबुनियादी बातें, इमेजिनरी। अगर मेरा घर तुम्हारे घर के पास होता, कैसे पता चल रहा है, लिव्ड से पता चल रहा है, लिव्ड सेकंड फॉर्म में दिया है तो इससे पता चल रहा है कि अनरियल है। आगे क्या होगा, आई डैश यू, आई विल ऑफन विजिट यू, कि आई वुड, क्या होगा, आई वुड, विल का पास्ट हो जाएगा, जैसे यहां सेकंड फॉर्म आ रहा है पास्ट को दिखा रहा है, वैसे ही विल का पास्ट वुड हो जाएगा यहां पर, वुड ऑफन विजिट। समझ में आ रही बात। अभी मैं आपको इसको फनी वे में भी याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। जैसे हमने लिखा इफ ही डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही डैश मैनी चेंजेस। अब देखिए नॉर्मली तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर मेन वर्ब यूज करते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, स्पेशली टू बी वर्ब के संदर्भ में। जैसे यहां पर हम क्या बोलेंगे, इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होगा, if he is the prime minister of India, if he was the prime minister of India, if he were। देखिए if he is बोलेंगे तो वह भारत का मंत्री है, तो है तो इनकरेक्ट होगा। he was मतलब वह भारत का मंत्री था, ये गलत हो जाएगा।
यहां हम अनरियल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा वर, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इससे याद रखने वाली बात क्या है, यहां पर अनरियल को दिखाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो वर आएगी। अब देखिए ही सिंगुलर है, लेकिन फिर भी वर्ब हमारी कैसे आएगी, यहाँ प्लूरल आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल। ये रूल ब्रेक होता है यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, इट हो, वी हो, दे हो, हर केस में यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। कोई डाउट इसमें? और ही डैश मेनी चेंजेस, ही वुड ब्रिंग मेनी चेंजेस। देखिए यहां वर आ रहा है, पास्ट आ रहा है, तो यहां पर भी वुड आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अनरियल को दिखाने के लिए या तो सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी, या किसका यूज होगा, वर्ब का, और प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मैंने बोला, अगर वो चिड़िया होती तो वो ऊंचा उड़ती। इफ शी डैश अ बर्ड, शी डैश हाई। अब इफ शी इज अ बर्ड, इफ शी वॉज अ बर्ड, शी इज अ बर्ड मतलब वो चिड़िया है, शी वॉज अ बर्ड मतलब वो चिड़िया थी, लेकिन अगर वो होती, यानी अनरियल बता रहे, तो इफ शी वर अ बर्ड, शी वुड फ्लाई हाई। विल फ्लाई नहीं होगा, क्या होगा, वुड फ्लाई हाई हो जाएगा। कोई डाउट उसमें? तो यहां पर इफ में सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म आई, और इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकंड कंडीशनल का यूज कैसे होता है। अब आता है थर्ड कंडीशनल। वैसे इसको चाहें तो एक फनी गाना भी, फनी मतलब गाना तो मतलब रोमांटिक है, लेकिन उसको बना मैंने फनी दिया है मतलब इस कंडीशनल में याद करने के लिए। जैसे आपने वो गाना सुना है, दिल होते जो मेरे सीने में दो, दोनों दिल देता तुम्हें तोड़ने को। मैं गा नहीं पाऊंगा, तो ये ऑथर कहता है मेरे सीने में दो दिल होते तो दोनों दिल तुम्हें देता तोड़ने को। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या ऑथर के सीने में दो दिल हैं? नहीं। कैसी बातें कर रहा है, अनरियल। तो कैसे बोलेगा, इफ आई हैड, केवल हैड सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क करेगा। इफ आई हैड टू हार्ट्स इन माई चेस्ट, आई वुड गिव बोथ ऑफ देम टू यू टू ब्रेक। तो यहां पर आ गया हैड यानी सेकेंड फॉर्म, वहां पर क्या आ गया, वुड गिव यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? तो इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है सेकेंड कंडीशनल को। अब हमारा आता है नेक्स्ट थर्ड कंडीशनल, लास्ट कंडीशनल, दैट इज थर्ड कंडीशनल। फिर मैं आपको दो एग्जांपल से रिवाइज करवा दूंगा तीनों कंडीशनल को, और फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। थर्ड कंडीशनल होता है हमारा इसमें इफ में सब्जेक्ट के साथ, अब जैसे नाम है थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल, तो फॉर्म भी कौन सी होगी, थर्ड, लेकिन किसके साथ होगी, हैड के साथ। इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 होगा। अब इसमें याद रखना, हैज हैव मत लगाना, वुड हैव मत लगाना, केवल क्या लगाना, हैड प्लस V3। किसमें, थर्ड कंडीशनल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विदाउट उसमें। प्रिंसिपल क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन किसके साथ आएगी, वुड हैव के साथ, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई डाउट इसमें? और ये थर्ड कंडीशनल यूज कहां करेंगे, अनरियल पास्ट को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए, अनरियल पास्ट, मतलब ऐसे पास्ट को दिखाने के लिए जो अधूरा रहा, अफसोस की स्थिति कह सकते हो। जैसे कहोगे, काश मेरे अच्छे मार्क्स आए होते, अगर अच्छे से पढ़ लिए होते, काश ये हो गया होता, है ना। तो ऐसा, या कोई निब्बा निब्बी से कहे, काश, कहेगा तो नहीं, अब तो छोड़ के चली गई होगी मान लो, तो वो कहेगा, काश मैंने उसको अंगूठी ला के दी होती, अगर मैंने उसको अंगूठी ला के दी होती तो वो मुझे छोड़ कर ना गई होती। तो कब ना छोड़ कर गई होती, पास्ट में। कब अंगूठी ला के दी होती, पास्ट में। तो कौन सा कंडीशनल बन जाएगा, थर्ड कंडीशनल, अफसोस वाला। कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, अगर इसको लिखेंगे, इफ आई हैड बॉट हर अ रिंग, शी विल नॉट लीव मी, शी वुड नॉट लीव मी, कि शी वुड नॉट हैव लेफ्ट मी। क्या बोलेंगे, शी वुड नॉट हैव लेफ्ट मी, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड बॉट, हैड प्लस V3। अब क्वेश्चन से समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे इफ वी हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम, अगर हम वहां समय पर पहुंच गए होते। अब देखो, हैड रीच से क्या पता चल रहा है, पहुंच गए होते, लेकिन पहुंचे नहीं, यानी अधूरी कंडीशन रही, किसकी, पास्ट की, अफसोस वाली स्थिति रही। हैड प्लस V3। वी डैश द ट्रेन, वी विल कैच द ट्रेन,
विल प्लस V1, वी वुड कैच द ट्रेन, कि वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, क्या होगा, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ना विल प्लस V1 ना वुड प्लस V1, होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव कॉट द ट्रेन। कोई डाउट इसमें? तो इफ में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3, प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक और इसमें सेंटेंस देखो, इफ वी हैड फाउंड इट अर्लियर, if we had found it earlier we dash it to them, क्या लिखेंगे, had found से क्या पता चल रहा है, थर्ड कंडीशनल had प्लस V3, आगे क्या होगा, we will give it to them, we would give it to them, कि we would have given it to them, we would have given it to them, हमने वो चीज उन्हें दे दी होती, अगर ढूंढ ली होती तो दे दी होती, तो किसमें, पास्ट में ढूंढ ली होती, पास्ट में दे दी होती, यानी थर्ड कंडीशनल, अफसोस वाला कंडीशनल, पास्ट अनफुलफिल्ड या अनरियल पास्ट वाला कंडीशनल। कोई डाउट इसमें? तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा। ये है थर्ड कंडीशनल की कहानी। अब आशी यादव, गुड इवनिंग डियर। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, इससे मतलब ये जो तीनों कंडीशनल हमने पढ़े, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंडीशनल पढ़े। टाइप्स ऑफ कंडीशनल में हमने यहां पर तीन कंडीशनल पढ़े, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल कहां कहां यूज होंगे, कैसे कैसे, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ इफ क्लॉज में, और सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस V1 किसमें, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में। कहां यूज होता है, जब एक फ्यूचर दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का केस होता है। कैसे, जैसे आपके भाई ने आपसे कहा अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल ला के दूंगा, और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें मैं मोबाइल दूंगा। तो इफ यू स्टडी वेल एंड गुड मार्क्स एंड गेट गुड मार्क्स, आई विल ब्रिंग यू अ मोबाइल, यानी तुम्हारा अच्छे से पढ़ने की संभावना है और उसका मोबाइल लाने की संभावना है। फिर दूसरे में क्या बोला उसने, कि अगर मैं मोबाइल लाता तो तुम्हें देता, यानी उसने मोबाइल नहीं लाया, तुम्हें क्या है, बेवकूफ बना रहा है, इमेजिनरी कंडीशन। यानी यहां पर होगा सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अनरियल की बात करें, इमेजिनरी की बात करें, यानी अनरियल यानी इमेजिनरी कंडीशन की बात करें। इफ आई बॉट अ मोबाइल आई वुड गिव इट टू यू, इफ आई बॉट अ मोबाइल आई वुड गिव इट टू यू। तो बॉट यानी सेकेंड फॉर्म हो गया, और वुड गिव यानी हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रिंसिपल क्लॉज आ गया। कोई डाउट इसमें? तीसरी चीज, तीसरा कंडीशनल, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 इफ क्लॉज में, इफ क्लॉज में, और प्रिंसिपल में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है हमारा, हम बात करते हैं अफसोस की स्थिति यानी अनरियल पास्ट की। जैसे अगर मैं मोबाइल लाया होता तो तुम्हें दिया होता, बट ना लाया ना दिया, तो क्या बोलेंगे, इफ ही हैड बॉट अ मोबाइल ही वुड हैव गिवन इट टू मी, अनरियल पास्ट। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, या निब्बा निब्बी वाला केस ही ले लेते हैं, कि उसको पहला तो बहुत आराम से शरीफ लड़का था, कोई बीमारी नहीं हुई थी लवेरिया वाली, पढ़ाई कर रहा था और अच्छे मार्क्स लाने वाला था, यानी प्रोबेबिलिटी थी। तो हम कैसे बोलते हैं, इफ आई स्टडी वेल आई विल गेट गुड मार्क्स, ये बोलेगा निब्बा, है ना। अभी निब्बी मिली नहीं है, अभी बिल्कुल शरीफ भोला वाला सीधा साधा। तो अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो दोनों का फ्यूचर में होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, रियल है। फिर अब हो गया, मिल गई निब्बी, अब पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही,
लवेरिया की बीमारी छाई हुई। अब इमेजिनरी बातें होंगी, अगर अच्छे से पढ़ता तो अच्छे मार्क्स लाता, लेकिन ना पढ़ाई होनी ना अच्छे मार्क्स आने, सेकेंड फॉर्म वुड प्लस V1, इफ आई स्टडीड वेल आई वुड ब्रिंग गुड मार्क्स, बट ना अच्छे से पढ़ाई ना अच्छे मार्क्स, तो यहां सेकेंड और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर तीसरा केस क्या हुआ, अब निब्बी से मुलाकात हो गई, धोखा भी दे दिया, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई और अफसोस हो गया, तो क्या बोलेगा, अनरियल पास्ट हैड प्लस V3, इफ आई हैड स्टडीड वेल आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो यानी हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। अब पूरा कंडीशनल ये क्लियर हो गया हमें। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंडीशनल, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब मैंने आपको करा रहा हूं, तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको जरूर आपको देखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल डेफिनेटली स्कोर हाई मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। किस पे एरर है, फर्स्ट कंडीशनल पे, दोनों तरफ किसका यूज किया है, विल का, इफ में भी विल है, इधर भी विल यूज किया है, प्रिंसिपल में भी, तो यहां क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एरर है, विल को हटा देंगे। क्लियर है, कोई डाउट उसमें? वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आएगा, प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर। सेकेंड क्वेश्चन, यहां अगेन देखिए दोनों तरफ विल का यूज किया, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, तो यहां पर किसको हटा देंगे, विल को हटा देंगे। तो अब तक दिमाग में बैठ गया होगा, इफ में विल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, और प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर आएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन जैसे जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो एक सेकेंड पॉज कर लीजिएगा और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, ठीक है। तो इफ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी, तो यहां दोनों तरफ अगेन विल शैल, तो इफ वाला विल हम हटा देंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, इफ में सिंपल प्रेजेंट, प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर। सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चंस दिए, इनको ट्राई करिए। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, तो पॉज कर लीजिएगा जब आप रिकॉर्डेड देखेंगे, तो इफ आई विल रीच देयर, तो यहां विल हटा देंगे, इफ में विल नहीं आएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट और प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर। When Payal will write to me as soon as she will arrive home, तो as soon as she arrives home होगा, will नहीं आएगा, कोई डाउट, बिकॉज as soon as के बाद वाला सिंपल प्रेजेंट पे रहेगा। When she comes here, we discuss this issue, तो when वाले में तो सिंपल प्रेजेंट सही दिया है बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन इधर विल आ जाएगा, we will discuss this issue। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। Seventh, I will let you know as soon as I will get any information about your promotion, तो यहां वाला will तो सही है बिकॉज प्रिंसिपल वाला है, as soon as के बाद वाला सबऑर्डिनेट है, इसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा, will को हटा देंगे, कोई डाउट उसमें देर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, if the principal will make strict rules the unruly students will come under control। अब यहां पर अगेन हमने दोनों तरफ will का यूज किया, बट पहला वाला विल हम लोग हटा देंगे, और इफ द प्रिंसिपल विल मेक नहीं होगा, इफ द प्रिंसिपल मेक्स हो जाएगा, कोई डाउट उसमें देर। तो यहां पर विल को हटा दिया आपने। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या होगा, आई शैल टेक यू फॉर लंच आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, तो आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग होगा, विल का यूज नहीं होगा, बिकॉज यहां बिफोर और आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट, और ये प्रिंसिपल क्लॉज में तो शैल टेक सही है। अब आता है 10th क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, तो ध्यान से देखिए इसका आंसर। अब देखिए यहां पर when you have completed दिया है, तो ज्यादातर बच्चों को लगा सर कंप्लीट होना चाहिए, have completed कैसे हो सकता है, ये वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ये प्रिंसिपल है तो सिंपल फ्यूचर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां पर सही है, यानी आंसर क्या है, नो एरर। अब क्यों, देखिए जरूरी नहीं होता कि सिंपल प्रेजेंट ही यूज हो
सबऑर्डिनेट क्लॉज में। प्रेजेंट की और टेंसेस भी आ सकती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जब तुम अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुके होगे तो तुम्हें पेंशन पर रिटायर कर दिया जाएगा। कर चुके होगे फ्यूचर, अब लग रहा है कर चुके होगे फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं, लेकिन व्हेन के बाद फ्यूचर दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट की टेंस आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो कंप्लीशन दिखाएगा। जैसे जब हम डिनर खा चुके होंगे, अगर हम डिनर खा चुके होंगे तो वेटर बिल ले आएगा। तो इफ वी हैव ईटन डिनर द वेटर विल ब्रिंग द बिल, इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी इफ में, व्हेन में प्रेजेंट की टेंस और भी आ सकती है, कंटिन्यूअस या परफेक्ट भी आ सकती है। जैसे अगर तुम वहां जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो हम कैसे बोलेंगे, इफ यू आर गोइंग देयर आई शैल अकम्पनी यू। तो इफ यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई शैल अकम्पनी यू फ्यूचर टेंस। तो इफ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया और प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर। तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस भी आ सकती है इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, याद रखना है। जरूरी नहीं कि केवल सिंपल प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सपोजिंग इफ। अब हमने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आप ट्राई करें, रीड आउट करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोजिंग इफ ही डज नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, व्हाट विल हिज टीचर डू। अब सपोजिंग का मतलब होता है मान लो, इफ का मतलब भी होता है मान लो या अगर, दोनों एक जैसे वर्ड हैं, कंडीशनल दिखाते हैं यानी कंडीशन दिखाते हैं। तो इनमें से एक को हटा दो, मैंने यहां पर सपोजिंग को हटा दिया, तुम चाहो तो इफ को भी हटा सकते हो, तो दोनों साथ साथ यूज नहीं होंगे। 12th क्वेश्चन, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड। अब देखो ये तो क्लियर है कि अनलेस में फ्यूचर नहीं आता और साथ में नॉट भी नहीं आता। अनलेस में कभी भी नेगेटिव का यूज नहीं करते हम लोग, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इसमें खुद ही नेगेटिव है, तो नॉट नहीं आएगा। और विल क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगी, तो यहां अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। फिर 13th क्वेश्चन, इफ वी हीट कैंपर इट टर्न्स टू वेपर। तो यहां हीट और टर्न्स तो लगेगा विल टर्न हो जाएगा, नहीं, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, नो एरर। अगर हम कपूर को, कैंपर को हीट करते हैं तो वो वेपर में बदल जाएगा, नहीं बदल जाता है, यानी नो एरर, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14th, अब देखो अनरियल दिखा रहे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बट हूं तो नहीं भैया ना, अनरियल इमेजिनरी कंडीशन, आगे वुड प्लस V1 भी दिया है, तो इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू हो जाएगा। अब देखो 15th क्वेश्चन, इफ आई वॉज अ रॉक स्टार आई वुड विजिट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट आई एम नॉट अ रॉक स्टार, आई एम इमेजिनिंग, मैं इमेजिनरी कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं रॉक स्टार होता, यानी अनरियल है, तो वॉज नहीं, क्या आएगा, वर आएगा। अब डिस्पाइट सब्जेक्ट बीइंग सिंगुलर, वर फिर भी ऐसी होगी, प्लूरल आएगी, वर आएगी, कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो यहां वर आ रहा है, तो आगे क्या आएगा, वुड आएगा, तो विल नहीं, क्या होगा, वुड वर्क हो जाएगा। तो इफ में वर आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, वुड आएगा, कोई डाउट इसमें? देन अब देखिए यहां पर भी सेम चीज आ जाती है, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, बट जिंदा हैं तो नहीं, यानी अगेन हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करें, तो वॉज नहीं, क्या आएगा, वर अलाइव आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप जब रिकॉर्डेड देखिएगा तो पॉज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। इफ आई विल बी द मिलियनर, अगर मैं मिलियनर होता, तो इफ आई वर द मिलियनर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। अगर मैं होता, लेकिन हूं तो नहीं, और विल भी तो मतलब होगा, होगा नहीं, अगर होता, तो अनरियल को दिखाने के लिए ना विल आता है, ना वॉज आता है, वर आता है। अब तक मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा ये चीज। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, बहुत इजी, इफ आई वर यू। तो यहां पर कंडीशनल का हमारा सेकंड कंडीशनल कंप्लीट होता है पूरा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। इफ आई वर रिच, वर दिया है, अनरियल दिया है, तो कैन तो होगा नहीं भैया, कुड होना चाहिए, शैल भी नहीं होगा, ट्रेवल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां विल दिया है तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा आई वुड ट्रेवल अलॉट। 21, हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल। अब हैड प्लस V3 से कुछ याद आ रहा है, कौन सा कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, तो हैड प्लस V3 से थर्ड कंडीशनल है, तो प्रिंसिपल में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड रीच नहीं होगा, वुड हैव रीच्ड होगा। कोई डाउट इसमें?
तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए 22nd क्वेश्चन, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम। तो दोनों तरफ वुड हैव यूज किया, जबकि इफ में वुड हैव नहीं होना चाहिए, इफ में क्या होगा, हैड होगा, बिकॉज इफ में हैड प्लस V3 आता है, प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो अब तक मेरे ख्याल से आप थर्ड कंडीशनल भी बिल्कुल समझ चुके होंगे, इफ में हैड प्लस V3, प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता, लेकिन किया तो नहीं, मैं कोई एक्शन लिया होता, मैंने कोई एक्शन लेकिन लिया नहीं, बिकॉज इट वॉज इनकम्प्लीटेड इन पास्ट, अनरियल पास्ट, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। नेक्स्ट, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मैंने एहसास किया होता भैया कितने बुरे ड्राइवर हो, तो मैं तुम्हारे साथ ना आया होता, बट आ गए और एहसास भी नहीं था, यानी पास्ट में अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनरियल, तो यहां वुड हैव नहीं, क्या होगा, हैड। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर। इफ आई वुड हैव डन दिस, अगर मैंने ये किया होता, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने किया तो नहीं, यानी अनरियल है, बिकॉज इफ में कभी भी वुड हैव तो नहीं आता है, तो इफ में हैड प्लस V3 24 फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, इफ शी हैड टोल्ड मी, हैड प्लस V3 आ रहा है, आगे क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 दे रखा है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर, 25th इज करेक्ट। अब आता है 26th, इफ द पुलिस वुड हैव वर्कड इन टाइम द रॉयट वुड नॉट हैव अकर्ड। अब दोनों तरफ हमने क्या यूज किया, वुड हैव, अभी हमने पढ़ा इफ में वुड हैव नहीं आता, इफ में हैड प्लस V3 आता है, तो इफ द पुलिस हैड वर्कड इन टाइम, कोई डाउट उसमें, हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैड मेड अ डिफरेंट प्लान। अब हैड प्लस V3 से हमें पता चल रहा है अगेन थर्ड कंडीशन, और यहां पर क्या होगा, वुड हैड नहीं, क्या होगा, वुड हैव, बिकॉज वुड हैड नहीं यूज करते हम लोग, वुड हैव प्लस V3 यूज करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में। आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, वुड हैव वेटेड से पता चल रहा है थर्ड कंडीशनल, तो आई न्यू तो नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, हैव नोन भी नहीं होगा, वॉज तो आएगा नहीं, वर नोन भी नहीं आएगा, होगा आंसर ए, हैड नोन, हैड प्लस V3। कोई डाउट इसमें देन? नेक्स्ट 28 के बाद आता है 29, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम, तो हैड प्लस V3 और फिर यहां पर विल नहीं, क्या होगा, वुड हैव हेल्प्ड हिम। कोई डाउट इसमें देन? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30th, हैड ही कम, हैड प्लस V3 दे रखा है, आगे क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस V3 दे रखा है बिल्कुल, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, नो। अब आता है 31, आई विश आई एम अ किंग। आई विश से हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करें तो एम नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, आई विश आई वर अ किंग। अब आता है 32nd क्वेश्चन, ये वाला हमने पढ़ा नहीं था। अच्छा अब देखिए एक और चीज, जैसे कई बार हम अनरियल कंडीशन दिखाते हैं इफ से, या इमेजिनरी कंडीशन दिखाते हैं, वैसे हम इमेजिनरी कंडीशन या इमेजिनरी या एक काल्पनिक विश, या ऐसी विश जो प्रेजेंट में पूरी नहीं हो सकती, हम अनरियल बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग वर्ड से दिखाएंगे। याद रखिए, आई विश, काश मैं राजा होता, बट मैं हूं तो नहीं, यानी मैं अनरियल बोल रहा हूं। एम बोलूंगा तो मतलब हूं, वॉज मतलब था, शैल बी मतलब होगा, कैन बी मतलब हो सकता है, विल बी मतलब भी होगा, लेकिन काश मैं राजा होता, होता यानी क्या, वर, अनरियल, तो वर आता है आई विश के साथ, वर का यूज करते हैं अनरियल को दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं he walks as if the earth belongs to him। अब देखिए as if और as though, यहां पर मैं लिख रहा हूं as if और as though से भी हम अनरियल कंडीशन दिखाते हैं, तो इनके बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। ऐसे चलता है मानो कि पृथ्वी उसको बिलोंग करती हो, बट बिलोंग तो करती नहीं है, तो यहां पर हम अनरियल दिखा रहे हैं, तो एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म, ना कि सिंपल प्रेजेंट, तो बिलोंग्ड कर देंगे। क्लियर है? अब बस हमारे 8 क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस अर्पित सर, लव यू, बट आज ये 8 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ फिर कंडीशनल वाला हमारा कंप्लीट। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और दिवाली अभी हम लोग सेलिब्रेशन भी होने वाली है, पूजन भी होने वाला है, मजा आने वाला है, काफी इंजॉयमेंट वाला सेशन रहेगा।
लेकिन बस 8 क्वेश्चन बाद मजा ही मजा आएगा आपको कि क्या सरप्राइज आने वाला है, देखते हैं। अब देखिए, आई विश आई मेट यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया। तो आई विश के साथ एक तो हमने पढ़ा वर आता है, और दूसरा पास्ट अनफुलफिल्ड विश को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, पास्ट अनफुलफिल्ड विश को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे आप कहते काश मैं कटरीना से मिला होता जब मैं यंग था, तो कब की अधूरी इच्छा रखी हो? जब मैं यंग था, 18 साल का था, यानी यहां पर पास्ट की अधूरी इच्छा रखी हो तो हैड यूज करोगे। आई विश आई हैड मेट कटरीना, या बोलोगे काश मेरे 99% मार्क्स आए होते जब मैं क्लास 10th में था। तो अधूरी इच्छा कब की है? पास्ट की है। कैसे पता चलेगा पास्ट की अधूरी इच्छा है? व्हेन आई वॉज, व्हेन यू वर, व्हेन शी वॉज, जब भी ये दिया होगा तो समझ जाना पास्ट की अधूरी इच्छा है और पास्ट परफेक्ट आएगा। तो काश मेरे 99% मार्क्स आए होते जब मैं क्लास 10th में था। तो इसको कैसे लिखोगे? आई विश आई हैड स्कोर्ड, हैड प्लस V3। तो यहां पर भी आई विश आई हैड मेट। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। अब आई विश और यहां पर व्हेन यू वर, तो समझ जाओ कौन सी अधूरी इच्छा है? पास्ट की। तो ही सॉ ने ही हैड सीन यू हो जाएगा। 35th, अब अगेन इसको भी हमने नहीं पढ़ा था तो इसको देख लेते हैं, याद रखना है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लाइन के साथ सब्जेक्ट दिया होगा, याद रखना हमेशा, और आगे हमेशा सेकेंड फॉर्म। ये इसका मीनिंग क्या होता है? अब समय आ गया कुछ करने का, अब समय आ गया है पढ़ने का। तो यहां पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, करने का, ये अब समय आ गया ताकत दिखाने का। लेकिन क्योंकि हम एक हाइपोथेटिकल और बहुत ज्यादा इमोशनल मूड में कहते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। तो इट इज हाई टाइम यू हैव बॉट, नहीं क्या होगा? यू बॉट। अब देखो 36 सेम है, आप बता दोगे। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, नहीं यू स्टार्टेड। तो इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लास्ट 4 क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन। एज फार एज आई एम कंसर्न आई शैल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प यू। एज फार एज के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा। एम कंसर्न से सिंपल प्रेजेंट ही दिया है, प्रिंसिपल में सिंपल फ्यूचर दिया है। आंसर क्या होगा? नो एरर। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, अब दोनों तरफ विल दे दिया, जबकि हमने पढ़ा था इफ में सिंपल प्रेजेंट आता है, 2 विल नहीं आते। तो इफ रमेश इज प्रमोटेड, तो यहां पर सेकेंड पार्ट में इज हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड अ जॉब। तो एज सुन एज के बाद सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो यहां हम किसको हटा देंगे? शैल को। अब देखो यहां 48th क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। वुड हैव प्लस V3, कौन सा कंडीशनल? थर्ड। तो इफ में क्या आएगा? ही के बाद हैड प्लस V3, तो हैज तो आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, सी यानी हो जाएगा 48th का सी आंसर हो जाएगा। अनुराधा गुप्ता हैप्पी दिवाली डियर। एंटर तिवारी हैप्पी दिवाली। कोमल रानी हैप्पी दिवाली। राघव हैप्पी दिवाली। एंड हैप्पी दिवाली के साथ इसी का दिवाला यानी खत्म होता है ये टॉपिक मजेदार तरीके से। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करके फिर देखिएगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो अभी लेकिन रुके रहना है, दिवाली का देखें क्या सरप्राइज आने वाला है आप लोग के पास।